नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा में पलटा ट्रैक्टर, एक की मौत, 2 घायल। मोबाइल कंपनी ने फोड़ दी पाइपलाइन, रविवार को आदेश शहर में जल प्रदाय पर संदेह। पुलिस विभाग में थोक के भाव तबादले, जिले के 11 टीआई स्थानांतरित। खनिज विभाग की कार्रवाई, 2.5 टन मैग्नीज जब्त। पूर्व नक्सली ब्रजलाल की हत्या के आरोप में 18 लोगों पर मामला दर्ज। किरणापुर एसडीएम की कार्रवाई, 52 ट्रॉली रेत जब्त। रट्टापायली और बूढ़ी की महिलाओं ने पेश की मिसाल, 5000 पेड़ों पर लगाई लाख की खेती। अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बोरी के ग्राम पोटूटोला में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवक घायल हो गए। वह 108 की सहायता से लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते वक्त ट्रैक्टर चालक की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बोरी सरपंच प्रतिनिधि वसीम खान ने पद्मेश की टीम से चर्चा के दौरान पर बताया कि मृतक युवक व उसके सहयोगी घायल युवक ग्राम पंचायत बोरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोटूटोला के निवासी है, जो काम खत्म करके खाना खाकर घर से पुनः मुरुम लेने के लिए जा रहे थे, जिसमें रास्ते में ही उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दोनों घायल युवकों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये गाड़ी अनबैलेंस हो गई। कहाँ की घटना है? पोटूटोला रोड पे। तो कहाँ जा रहा था? खाना खा के हम लोग काम पे आ रहे थे स्टेशन जी, तो किस किस की भिड़त हुई? पे। हाँ, किस किस की भिड़त हुई? टक्कर किसके साथ हुई? टक्कर नहीं हुई, हाँ, गाड़ी अनबैलेंस हो गई बस। कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पलट दी। लगभग कितने लोग थे उसमें? 3 लोग। ड्राइवर लेकर। ड्राइवर लेके। तो कितने लोग को चोट आई और कितने मृत? हाँ, तीनों को आई। तीनों को चोट आई। वो ड्राइवर और हम दो बस। और मृतक कौन है? ड्राइवर वो खत्म हो गया। क्या नाम है उसका? योगेश इस्लाम। एक ट्रैक्टर जो है लोकल कार्टिंग के लिए लोग जा रहे थे, वो अनियंत्रित होकर के पलट गया है, जिसमें एक्सीडेंट में कुछ जो हमाल लोग हैं ट्रैक्टर में थे, वो एक्सीडेंट में 2 घायल हैं और 1 मृत हो चुका है। जी, कहाँ की घटना है ये? जो ये ग्राम पंचायत बोरी के अंतर्गत ग्राम बोरी से पोटूटोला मार्ग है जी, तो ये लोग पोटूटोला के रहने वाले हैं, अपना खाना खा कर के काम के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मोड़ाई पे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया है जी। तो उसके बाद क्या किया गया आप लोग के द्वारा? उसके तुरंत जैसी खबर हम लोगों को लगी, गांव के लोगों को लगी, तो उनकी मदद के लिए दौड़े और उनको वहाँ ट्रैक्टर से बाहर निकाले। अभी एम्बुलेंस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस शासकीय एम्बुलेंस आई, जिससे हम लोगों ने उनकी यहाँ पे डेड बॉडी और घायलों को लालबर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के आए। वन विभाग ने वनों की बढ़ती कटाई और वन भूमि पर अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वन विभाग ने नई योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत जीपीएस के माध्यम से अब जैसे ही वन भूमि पर कटाई या उत्खनन होगा, भोपाल से संबंधित अधिकारियों को फोन आ जाएगा, जिसके बाद माफियाओं पर नकेल कसना संभव हो सकेगा। वन विभाग के द्वारा वर्ष 2006 से जंगल में आग लगने पर जीपीएस के माध्यम से भोपाल से संबंधित स्थान पर फायर अलार्म आता है, जिसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की जाती है और फोन पर आग बुझाने के बाद जानकारी दी जाती है कि कितना नुकसान हुआ है। इस योजना की सफलता के बाद अब जीपीएस पेड़ों की कटाई और अवैध उत्खनन को भी रोकने का काम करता हुआ दिखाई देगा। बालाघाट वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस विषय पर उन्हें जानकारी तो है, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया है। शायद आदेश नहीं आएगा, सीधे पेड़ों की कटाई या अवैध उत्खनन का अलार्म जिले में बजेगा। शहर के अंबेडकर चौक सर्किट हाउस के सामने से गुजरने वाली नगर पालिका की मेन पाइपलाइन फूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े बताते हैं कि 2 निजी मोबाइल कंपनी के द्वारा केबल बिछाए जाने का कार्य बिना अनुमति से किया जा रहा है। इस दौरान मेन पाइपलाइन फूट गई। उनके विरुद्ध कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है।
वो पड़ी डक्ट वहाँ पे भाई जी, वो पड़ा सामान तुम्हारा, सामान ही पड़ा है तुम्हारा। शनिवार की सुबह जब लोग भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि अंबेडकर चौक में जल भराव जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बिना बारिश इतना अधिक पानी देखकर लोग चकित हो गए। बाद में उन्हें समझ आया कि कोई पाइपलाइन फूट गई है, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पर अभी रात को रिलायंस और एयरटेल इसमें से किसी कंपनी ने खुदाई की है, तो अभी सुबह सुबह जो है हमारी पाइपलाइन मेन राजधानी पाइपलाइन फूटी है, जिससे सभी जगह पानी बह रहा है करके, तो इसीलिए पाइपलाइन फूटी है। ये देखते हुए भी खुदाई का काम लगाया है। सर क्या अनुमति ली थी सर रिलायंस और जियो अभी वर्तमान में इनको सभी को बता के रखा है कि जो पुरानी भी अनुमतियाँ होगी तो गर्मियों में काम बंद करके रखने के लिए निर्देश दिए थे, क्योंकि क्या है गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या चल रही है इसलिए। और एयरटेल को भी अभी अनुमति जारी नहीं हुई है। अब ये एयरटेल वाले करे, रिलायंस ने खुदाई रिलायंस वाले कर रहे, तो वो तो सब सामने आ जाएगा मामला। लेकिन जिसने भी अवैधानिक खुदाई की है उसके विरुद्ध कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई। क्या कार्रवाई की जाएगी? रोड खराब हो गई, पाइपलाइन फूट गई है, ये तो सर किया ही जाएगा। इनके खिलाफ विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष शफकत खान ने नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। उनके अनुसार नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग सभी की जिम्मेदारी है कि उनकी सड़क खुद रही है, बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये जो हादसा हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें दोषी जो लोग हैं वो जिम्मेदार लोग हैं। शहर में कोई भी कंपनी का काम चल रहा है या कहीं भी कोई निर्माण हो रहा है, सारी जवाबदारी नगर पालिका के इंजीनियरों की है। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी की अगर रोड है तो ये जवाबदारी उनकी है। मगर देखा जा रहा है जिस ठेकेदार को जो मर्जी है वो शहर में कुछ भी करे, चाहे वो कलेक्टर के आदेश भी हो, आज बोर रोकने के आदेश है मगर शहर में धड़ल्ले से बोर हो रहा है। तो जवाबदार व्यक्ति जो हैं वर्तमान में नगर पालिका में, शहर भर में जियो की, एयरटेल की लाइन डली जा रही है, कोई जाके नहीं देखता कि लाइन कहाँ से डल रही है, कौन डाल रहा है। उसके पीछे खड़े रहना है कि कहीं पाइपलाइन फूट जाए। आज शहर त्राही हो रहा है पानी के लिए, और ये 2 दिन पानी शहर को नहीं मिलेगा। पाइपलाइन फूट जाने के कारण नगर पालिका के द्वारा शनिवार की सुबह तो जल प्रदाय कर दिया गया, लेकिन यह मरम्मत कार्य कब पूर्ण होता है और रविवार को पर्याप्त पानी मिल पाता है या नहीं, यह बड़ा सवाल बन गया है। अंबेडकर चौक के सामने पाइपलाइन फूट जाने और दिन भर मरम्मत कार्य चलने की वजह से शहर की पूरी यातायात व्यवस्था चरमरासी गई। बसों की आवाजाही काली पुतली के रास्ते अंबेडकर चौक से हुई तो भारी वाहन अंबेडकर चौक के रास्ते कलेक्ट्रेट कार्यालय के रास्ते से गुजरते रहे, जिस कारण इन सड़कों पर अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया। बीते 1 पखवाड़े से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण किसानों ने खेतों से दूरी बना ली है, जिस कारण खेतों में अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन शनिवार को एक बार फिर आसमान में छाए काले बादल और कम हुए तापमान के कारण किसान खेतों में दिखाई देने लगे और उनकी उम्मीद जाग गई कि बहुत जल्द ही मानसून जिले में आएगा और खेती का कार्य शुरू हो जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ के रास्ते मानसून बालाघाट होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, जिसमें लगभग 48 घंटे से अधिक का समय और लग सकता है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से ही 23 जून की तारीख लगभग मानसून की तय की थी, जिसके अनुसार मानसून अपनी गति पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पॉलीथीन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद नगर पालिका ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत पॉलीथीन विक्रेताओं और शहर के व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द पॉलीथीन का उपयोग बंद करें। आगामी दिनों में टीम बनाकर नगर पालिका कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। नगर पालिका के पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा बताते हैं कि पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। आज हर व्यक्ति घर का कूड़ा और खाना पॉलीथीन में पैक करके फेंक रहा है, जिसे मवेशी खा रहे हैं और उनकी असमय मौत हो रही है। इसके साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत ही अधिक बेकार है। पॉलीथीन कभी गलती नहीं है और इस कारण वह जमीन के अंदर जाने वाले पानी को ऊपर ही सुखा देती है, जो बाढ़ का कारण बनता है। पॉलीथीन बिल्कुल श्राप है कहना चाहिए, और आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अब गैया खाती है कोई भी चीज़, उसमें केले के छिलके यानी अन्य सामग्री, फल फ्रूट है तो डाल देते हैं, सब्जी भाजी का छिलका डाल देते हैं, गैया उसको खाती है। बाद में ये स्थिति हो जाती है कि मरती है गैया तो झिल्लियाँ निकलती है उसके अंदर से, और पेट फूलने की वजह से मर जाती है। अच्छा, टेम्परेचर में भी काफ़ी पर्यावरण की दृष्टि से भी बेकार है ये। मतलब जैसे देखा जा रहा है कि ज़मीन में फेंक देते हैं, हाँ, पानी वो गल नहीं पाती, सड़ नहीं पाती,
जिसके वजह से पर्यावरण में भी मतलब दिक्कत जा रही है। लोगों को खुद को जागरूक होना चाहिए कि हमको आने वाले भविष्य की, हमारी पीढ़ियों को आज पानी की दिक्कतें जा रही। क्यों? यही कारण है कि अपने यहाँ झिल्ली, जल स्तर, पानी वेस्ट करना, ये सब बहुत सारी परेशानी झिल्ली की वजह से होती है। जल संसाधन विभाग में कार्यरत एसडीओ एनसी झाड़े बताते हैं कि पॉलीथीन के दुष्परिणाम के बारे में लगभग हर व्यक्ति को जानकारी है। इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलीथीन के दुष्परिणाम के बारे में लगभग हर व्यक्ति परिचित है, परंतु चूँकि सामान्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि उस पर लगाम लगाए, इसलिए शासन ने जो निर्णय लिया है, वह भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और पॉलीथीन बंद होना चाहिए। बंद इसलिए होना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ अधिकांश भारत के अंदर में भूभाग वृक्षों से आच्छादित है और जब उसके समाप्त होने के बाद नया वृक्ष लगाने की कोशिश करते हैं हम, जिससे पर्यावरण को हम शुद्ध करें, वहाँ पर जहाँ ये पॉलीथीन पृथ्वी के नीचे हम ले आकर के रख देते हैं, वहाँ से हमारा जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाती, ना उसको प्रकाश मिलता है, ना उसको पानी मिलता है, ना पृथ्वी से मिलने वाली जो औषधि है वो मिलती है, जिससे हमारे वृक्ष नहीं ऊपर आ पाते हैं। दूसरी बात, जिस दिन इस प्रकार की पॉलीथीनों का एक समावेश पृथ्वी के ऊपर में इकट्ठे होगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जनजीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, न पानी ऊपर। अब पानी का जल स्तर है, पॉलीथीन की एक लेयर होने के बाद में वह ऊपर नहीं आ पाता है, उसके कारण हमें पानी की भी कमी हो रही है, हमारे यहाँ पौधों की कमी हो रही है, वृक्ष की कमी हो रही है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है और तापमान में हमारी जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे भी हमारे लिए पॉलीथीन एक बहुत बड़ा नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े बताते हैं कि शासन के निर्देश के अनुसार पॉलीथीन बैन पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विक्रेता और सभी व्यापारियों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। कुछ दिनों के बाद ही नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पॉलीथीन पर जो प्रतिबंध लगा है उस समय में नगर में अनाउंस वगैरह किया गया था और लोगों को समय भी दिया गया है। पॉलीथीन के जो थोक विक्रेता है उनको भी बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लोग बेचेंगे और पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो फिर नगर पालिका द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं, अभी भी 1-2 दिन में कभी भी उनकी कार्रवाई चालू करेंगे और पॉलीथीन जब्ती की अभियान शुरू करेंगे। सर ये भी देखा गया सर पॉलीथीन शहर में काफ़ी बिक रही है जी, हर दुकानों हर किराना दुकानों में है, तो क्या इस पर कोई उड़न दस्ता वगैरह बनाया है सर? जी है, हमारे यहाँ उड़न दस्ता है और पूर्व में जो पॉलीथीन के विक्रेता लोग हैं उनको भी हमारे द्वारा समझाई दी गई थी कि आप पॉलीथीन की जगह कपड़े की थैलियों का सेल करें, आपको वो भी सेल करना है और पॉलीथीन के स्थान पे आपको कपड़े का सेल करना है। अगर ये कपड़े का सेल करेंगे तो वही जो चिल्लर विक्रेता लोग हैं कपड़े के थैली में सब्जी और वो दे सकते हैं, इसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर नगर पालिका का जो उड़न दस्ता वगैरह जाएगा तो जब तक जब्ती की कार्रवाई करेगा। राज्य शासन के द्वारा जिले में ई चालान व्यवस्था शुरू नहीं किए जाने से लोगों के साथ साथ यातायात विभाग को भी कार्रवाई करने में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभारी बताते हैं कि ई चालान शुरू होने से बहुत अधिक सुविधाएं मिलेगी। अन्य जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ई चालान के माध्यम से सीधे चालानी कार्रवाई करने पर वाहन चालकों के घर पर या उसके मोबाइल पर उसकी सारी जानकारी भेज दी जाती है। अगर किसी के द्वारा वाहन बेचा गया है और नाम का हस्तांतरण नहीं हुआ है तो इस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आपको बताएं कि इसके लिए यातायात विभाग के पास स्टाफ कंप्यूटर उसके दक्ष जानकार भी होने चाहिए, जिससे ई चालान व्यवस्था का संचालन आसानी से किया जा सके। जौलपुर में ई चालान की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, अपने यहाँ पर भी ऐसी कुछ निर्देश जारी हुए क्या? अभी बालाघाट के लिए ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जैसे जारी होते हैं हम भी इसका पालन कर रहे हैं। तो मैडम ई चालान में कैसी सुविधा रहेगी इसमें? ई चालान में जैसे ऑन द स्पॉट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, वहाँ पर मतलब या तो व्यक्ति आ जाता है तो उसी समय चालान कट जाएगा या फिर एक स्लिप होती है उसे चस्पा किया जाता है, उसके संबंधित व्यक्ति आकर चालान कटाता है। ये प्रक्रिया कैसी आसान लाभदायक रहेगी क्या? समय लगेगा थोड़ा लोगों को समझने में, से आसान तो है, लेकिन अब ये है कि लोग अगर अवेयर रहेंगे
तो बिल्कुल हो सकता है। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि लोग चाहेंगे तो अपने कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कि लोग अभी भी हमसे बोलते हैं मैडम आप कार्ड स्वैप मशीन क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि चालान उस समय उनके पास कैश उपलब्ध नहीं होता है, तो वही काफ़ी सुविधा मिलेगी इससे। प्रदेश के महानगरों के साथ साथ अन्य पड़ोसी जिले में भी ई चालान की व्यवस्था शासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। निश्चित ही ई चालान शुरू होने से यातायात विभाग के द्वारा कई बार मनमानी तरीके से चालान काटे जाने से जैसे कदमों पर रोक लगी जाएगी। गुरुवार की आधी रात को राज्य शासन ने 70 पुलिस उप निरीक्षकों के तबादले की सूची जारी की, जिसमें जिले के 11 थाना प्रभारी शामिल है। आपको बता दें कि यह वे उप निरीक्षक है जो बीते 2 साल से अधिक से समय जिले में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस सूची में लालबरा थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा, जिनका स्थानांतरण जिला कटनी, कोतवाली थाना निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर का जिला भोपाल, महेंद्र सिंह हरे बिरसा थाना प्रभारी से जिला इंदौर, मनोज कुमार सोनी थाना प्रभारी बैयर से जिला सतना, रामजू उइके थाना प्रभारी मलाजखंड से रायसेन, प्रमोद कुमार साहू जो इन दिनों लाइन अटैच चल रहे थे उनका स्थानांतरण जिला रतलाम, आदित्य कुमार सेन थाना प्रभारी लामता से जिला बैतूल, नितिन अमलावत थाना प्रभारी लांजी से जिला देवास, चंद्रकांत पटेल थाना प्रभारी नवेगांव से जिला भोपाल, निर्मल कुमार श्रीवास थाना प्रभारी खैलांजी से जिला इंदौर। इसी प्रकार दूसरे जिलों से बालाघाट आने वाले पुलिस निरीक्षकों में नवीन यादव रक्षित केंद्र भिंड से बालाघाट, जसवंत सिंह मीना रक्षित केंद्र विदिशा से बालाघाट, सुनील सेजवार रक्षित केंद्र इंदौर से जिला बालाघाट, राजू सिंह बघेल सेंधवा सिटी थाना प्रभारी से जिला बालाघाट, राम बाबू चौधरी जिला पुलिस बल छतरपुर से बालाघाट, रविकांत डेहरिया थाना गुलामगंज विदिशा से बालाघाट, श्रीनाथ झरवड़े रक्षित केंद्र सिंगरौली से बालाघाट, अरुण कुमार सोलंकी जिला पुलिस बल इंदौर से बालाघाट, राम सिंह राठौड़ थाना कालूखेड़ा जिला रतलाम से बालाघाट, मनसाराम रोमड़े बिकनगांव जिला खरगोन से बालाघाट और उमेश कुमार मार्को बरगाड़ थाना प्रभारी से बालाघाट इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। इसी तरह राज्य शासन के द्वारा करवाए गए स्थानांतरण में 2 दर्जन से अधिक उप निरीक्षक बालाघाट जिले में आएंगे। 22 जून को बालाघाट सिवनी मार्ग पर वाहनों की जांच की और नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों से 13,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। परिवहन अधिकारी चिकवा ने बताया कि निजी ट्रेवल्स की बसों की निरंतर शिकायत मिल रही थी कि उनकी बसों पर बहुत सारा यान कर बकाया है। जांच में निजी ट्रेवल्स की बसों पर 2,44,134 रुपए का टैक्स बकाया पाया गया। इस बस को जब्त कर परिवहन कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। जिला प्रशासन को 22 जून को शिकायत मिली थी कि तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया में अवैध रूप से मैग्नीज का खनन किया जा रहा है। इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग, खनिज विभाग और पुलिस विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और ग्राम पौनिया में 2.5 टन हाई ग्रेड मैग्नीज जब्त किया गया है। जब्त की गए मैग्नीज को मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मॉल तिरोड़ी को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान खनिज अधिकारी SS बघेल, तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर एवं तिरोड़ी थाने के TI मौजूद थे। टीम के खनन स्थल पर पहुंचते ही खनन करने वाले लोग फरार हो गए। इस पर मैग्नीज का अवैध उत्खनन करने वाले लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही मैग्नीज का व्यापार करने वाले उन ठेकेदारों के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा जो अवैध धंधे में अपनी रॉयल्टी की पर्ची उपलब्ध कराते हैं। उठाओ उसको जब्ती बनाओ तो तुरंत ही आती, लेकिन वो साला मेरे बात रख पल्ला खोल दे। स्लिप होते पैर जी। लाख की खेती से कम समय में लखपति बना जा सकता है। वर्तमान समय में लाख की बहुत अधिक मांग है और बाजार में लाख अधिक दामों पर बिक जाती है। बालाघाट जिले के ग्राम रट्टापायली एवं बूढ़ी की महिलाओं के समूह को लाख की खेती से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन ग्रामों के 96 एकड़ क्षेत्र में लगे 5,000 पलास के पेड़ों पर लाख की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी PC शर्मा गत दिवस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ के साथ ग्राम रट्टापायली एवं बूढ़ी पहुंचे थे और महिलाओं के समूह की बैठक लेकर उनसे लाख की खेती के संबंध में चर्चा की थी। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिव प्रसाद वराड़े 20 वर्ष, ग्राम दूरिंदा, थाना उमरी, जिला सिवनी निवासी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 का अर्थदंड दिया है।
जिला अभियोजन अधिकारी बताया कि नाबालिग 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। इसी दौरान आरोपी से उसकी पहचान हो गई और आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उससे दुराचार किया गया। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। इस मामले में शिकायत भरवेली थाने में करवाई गई थी। विशेष न्यायाधीश रामजी लाल जी ताम्रकार जी के न्यायालय में 376 एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में फैसला हुआ है, जिसमें आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार थी कि 25/5/17 को ये पीड़िता उसके मामा के घर शादी में गई हुई थी। उसके पिता माता भी गए हुए थे। वहाँ आरोपी से शिव प्रसाद बरकड़े से उसकी मुलाकात हुई। उसने उसको वहाँ शादी का झांसा दे करके और शादी का प्रलोभन दिया और ले जा कर के वहीं उसकी बहन के घर कहाँ ले जाकर खेत वेत में उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद वो लगातार कई बार उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई और वो उस संबंध में उसने किसी से बताया नहीं। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, तब उसने अपने माता पिता को बताया और फिर पिता के साथ जाकर थाना भरवेली में रिपोर्ट किया, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट लिख करके और उसका मेडिकल कराया, सारी गवाही वगैरह इकट्ठा की और विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया, जिसमें मेरे द्वारा सभी गवाहों के न्यायालय में परीक्षण कराए गए और माननीय न्यायालय ने आज आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम बगदेरा निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और दहेज नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए वर्षा मांद्रे उम्र 26 वर्ष ने अपने पति सीताराम मांद्रे 28 वर्ष के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने विवेचना में लेकर जाँच शुरू कर दी है। किरणापुर तहसील के ग्राम जामड़ी में राजस्व एवं खनिज विभाग के द्वारा 21 जून को संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से डंप कर रखी गई रेत को जब्त कर लिया गया है। यह रेत ग्राम पंचायत जामड़ी के सुपुर्द की गई है। किरणापुर एसडीएम राजेंद्र पटेल ने बताया कि ग्राम जामड़ी एवं परसवाड़ा में जांच के दौरान पाया गया कि 52 ट्राली रेत अवैध रूप से डंप कर रखी गई है, जिस पर डंप कर रखी गई रेत को जब्त कर लिया गया है। खनिज विभाग के द्वारा इस रेत की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। जिले की डावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम मुंडा में पूर्व नक्सली ब्रजलाल पंद्रे उम्र 52 वर्ष की हत्या के आरोप में 13 नामजद सहित 18 नक्सलियों के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला इस तरह से है कि 20 जून की रात 9 बजे नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में ग्राम मुंडा के ब्रजलाल पंद्रे को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्रजलाल 1992 से 2011 तक दल में सक्रिय रहा। 2014 में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो गया था। उसके बाद से ही मुंडा गांव में परिवार के साथ रहकर खेती किसानी कर जीवन यापन कर रहा था। ब्रजलाल की हत्या के आरोप में नक्सली विकास, प्रेम, देवचंद, अजीत, गीता, रघु, रामसिंह, श्यामलाल, नागेश, संगीता, दीपक, मंगेश, मिलिंद, तेल तुंगड़े सहित अज्ञात 5 नक्सलियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारासुनी थाने के ग्राम तुमाड़ी में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को सिर में उभारी मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति राजेंद्र बेनीराम राहंजाले 40 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना खेत के आम के पेड़ को काटने के विवाद को लेकर हुआ, जहां राजेंद्र को उसके छोटे भाई ने बैलगाड़ी से उभारी निकालकर उसके सिर पर वार कर दिया। उभारी के जबरदस्त वार से राजेंद्र बेहोश होकर वहीं गिर गया, जिसे वारासुनी के हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शासन के निर्देशों के तहत नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय समन्वय केंद्र में आज से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अंक सूचियों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्राइवेट छात्रों को भी अंक सूची प्रदान की जा रही है। इस संदर्भ में बोर्ड के प्रभारी टीके गौतम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत आज से अंक सूचियों का वितरण किया जा रहा है। जिले में तमाम शासकीय अशासकीय स्कूलों के प्राचार्य और उनके प्रतिनिधियों को अंक सूची वितरित की जा रही है। ये परीक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की मार्च के महीने में संपन्न हुई। उसके बाद 15 मई को रिज़ल्ट घोषित हो गया। ऑनलाइन मार्कशीट भी बच्चों ने निकाल लिए, लेकिन जो उनकी मूल अंक सूची है 10वीं 12वीं की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा की, वो अभी कल ही हमारे यहाँ पर आई है और आज से उसका वितरण शुरू कर दिया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल उसमें 256 हमारे सरकारी स्कूल हैं और बाकी कुछ अशासकीय स्कूल हैं। तो सर ये जो अंक सूची है किनको दी जा रही है? अभी हम स्कूलों को दे रहे हैं। स्कूल से प्राचार्य
या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो आए हैं वो यहाँ से अंकसूची ले जा रहे हैं। फिर संस्था प्रधान की उसमें सील लगेगी और संस्था प्रधान के उसमें सिग्नेचर होंगे। उसके बाद बच्चों को वितरित किया। अपनों से पीड़ित परिजनों की सहायता के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व शुरू की गई हमदर्द हेल्पलाइन आज अपने उद्देश्यों पर खरा उतर रही है। इन 5 सालों में हमदर्द हेल्पलाइन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने करीब 630 वृद्धजनों को न्याय दिलाने का काम किया है। आपको बताएं कि वर्ष 2014 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के द्वारा हमदर्द हेल्पलाइन के जिले में नींव रखी गई थी, जो आज एक बड़ी इमारत में तब्दील हो चुकी है। हमदर्द हेल्पलाइन को उनकी कर्मठता के लिए शासन के द्वारा रुस्तम अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। हमदर्द हेल्पलाइन के द्वारा अपनों के द्वारा सताए गए वृद्धजनों की सेवा के साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी कानून के दायरे में कड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनके नियम कायदों से किसी वृद्धजनों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा हमदर्द हेल्पलाइन के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़ितों को भी उपचार के लिए ग्वालियर भिजवाने का कार्य किया गया है। हमदर्द हेल्पलाइन टीम के द्वारा समय समय पर वृद्धजनों के घर जाकर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। इस संदर्भ में हमदर्द हेल्पलाइन प्रभारी हरिलाल उइके का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी तक टोटल कुल प्रकरण 630 प्रकरण हुए हैं और टोटल वैसे तो 2014 से अभी तक के 1300 के लगभग हुए प्रकरण हुए, लेकिन वृद्धजन क्या है कि जो 60 साल के ऊपर के लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो बुजुर्ग 1 साल 2 साल 3 साल में मतलब वो किसी न किसी बीमारी या परेशानी से ख़त्म हो जाते हैं उन लोग बीमारी से। तो वैसे तो अभी टोटल आंकड़े 630 हैं और इसमें क्या है कि जब यहाँ पे वृद्धजन अपनी शिकायत लेके आते हैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के माध्यम से या कलेक्टर साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, तो उन पे हम लोग 3 बार काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में परिवार के लोगों को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनकी मीटिंग काउंसलिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। उनको बोलते हैं कि ईश्वर के समान होते हैं माँ बाप, उनकी सेवा करो तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। तो कुछ लोग तो काउंसलिंग के माध्यम से मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो फिर उनके ऊपर धारा 23, 24, 25 धारा 24, 25 भरण पोषण अधिनियम कायम करके न्यायालय में पेश करते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग के बाद जब वो घर चले जाते हैं तो उनके घर में जाके हम लोग महीने में सिटी में 2 बार चेक करने जाते हैं, ये लोग ठीक हैं, रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जो गर्रा से वारासिवनी से खैलांजी तक करोड़ों रुपए की लागत से रामराज कंपनी के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है और नगर के अंदर सड़क के साथ में नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन कंपनी ने आधी अधूरी नाली बनाकर छोड़ दी है, जिससे बारिश होने पर मार्ग के किनारे निवासरत लोगों के घरों में पानी घुसेगा और साथ ही रोड से भी बहेगा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों के साथ मार्ग किनारे निवासरत लोगों को होगी परेशानी। निवासरत लोगों ने शासन प्रशासन से आधी अधूरी नाली का कार्य पूर्ण करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। तो पिछले साल भी बेकार थी, अभी तो और ज़्यादा बेकार हो गई है। पिछले साल 3 बार घर के अंदर मेरे पानी भरा। उस बार उस टाइम पे नगर पालिका अध्यक्ष को बताया मैंने, विधायक साहब वर्तमान उस टाइम पे जो विधायक जी थे उनका भी ध्यान दिलाया, जो रोड निर्माण ठेकेदार कंपनी उनका भी ध्यान दिलाया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, टाला वोटली किए। इस साल जो अभी जो पूर्व बारिश हुई हल्की से 10-15 मिनट की, उतने ही पानी में मेरे ये सामने की नाली पूरी भर गई थी और अगर 5 मिनट पानी आता तो मेरे घर के अंदर से पानी निकल जाता। अभी स्थिति ये है कि मेरे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप हैं जो कि बिस्तर नहीं छोड़ सकते। अगर इस साल पानी बढ़ता है तो उनको लेके मैं कहाँ जाऊँगा। कलेक्टर साहब की बैठक के पूर्व से ही पिछले 20-25 दिन से हमारा अमला जो मेन नाली है शहर की, उसकी सफाई कर रहा है। जो लगातार देख रहे होंगे आप, चाहे वो बस स्टैंड से जय स्तंभ के हो, जय स्तंभ से नेहरू चौक हो, नेहरू चौक से सेंटर के सामने हो या नेहरू चौक से टोनेला तक हो, टोनेला तक की दोनों साइड कटाई होगी।
दोनों तरफ की नालियाँ साफ कर रहे हैं, चेम्बर खोले जा रहे हैं। चेम्बर खोल के जो पूरे सीमेंट कर उसको तोड़ के सफाई की जा रही है कि इसी तरह की स्थिति में बारिश का हमारी जमा न हो, जल भराव की स्थिति न आए। इसलिए पूरे शहर में हमारे कर्मचारी पिछले 15-20 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बारिश के पहले जो बड़ी नालियाँ है वो साफ हो जाए, इससे कोई दिक्कत न जाए। तो लगातार काम जारी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लालबर्रा में पलटा ट्रैक्टर, एक की मौत, 2 घायल। मोबाइल कंपनी ने फोड़ दी पाइपलाइन, रविवार को आदेश शहर में जल प्रदाय पर संदेह। पुलिस विभाग में थोक के भाव तबादले, जिले के 11 टीआई स्थानांतरित। खनिज विभाग की कार्रवाई, 2.5 टन मैग्नीज जब्त। पूर्व नक्सली ब्रजलाल की हत्या के आरोप में 18 लोगों पर मामला दर्ज। किरणापुर एसडीएम की कार्रवाई, 52 ट्रॉली रेत जब्त। रट्टापायली और बूढ़ी की महिलाओं ने पेश की मिसाल, 5000 पेड़ों पर लगाई लाख की खेती। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।